हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोग भली बातें परिचित हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में हम लोगों ने अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया है। अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो डिस्कशन है हमने उसको वाइंड अप कर लिया है और आज हम लोग उठाने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति। और देखिएगा, ये जो आपकी फ्रांस की क्रांति है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी कैलकुलेशन करके चलते हैं तो फ्रांस की क्रांति के कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार जो आप लोगों का एग्जामिनर है बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपसे क्या है पुटअप करता रहता है। लेकिन आज की क्लास में क्या है कि हम कुछ खेल नया खेलते हैं, और खेल नया खेलने का मतलब ये होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है या फ्रांस की क्रांति की जो गहराई है उस गहराई को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की जो क्रांति हमने आपके सामने रखी है तो अमेरिकन रेवोल्यूशन के भी हमने काफ़ी कुछ किया लर्न करने की बात की है, काफ़ी हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन टीच करने की बात की है। तो माना यह जाता है कि अगर कोई भी रेवोल्यूशन आपके सामने आता हो तो रेवोल्यूशन आपको कुछ ना कुछ टीच करा के जाता है। तो जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अगर आप उसकी गहराई को, अगर आप लोग उसकी ग्रेविटी को बड़े प्यार के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको यहां पर क्या है, एक डिफरेंट कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा। और ये जो आपका डिफरेंट कैलकुलेशन है, इसमें आइए देखिए मामला रहेगा क्या। ये जो हमारी डिफरेंट कैलकुलेशन होगी इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। और जो आपका कंपैरेटिव स्टडी है इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे साथियों, एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। और ये जो आपका कंपैरेटिव स्टडी यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें एक तरफ किसको रखते हैं, डेमोक्रेसी, एक तरफ किसको एस्टेब्लिश करते हैं, डेमोक्रेसी को। और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आप यहां पर किसको एस्टेब्लिश करके चलेंगे, तो आप कहेंगे मोनार्की। क्या कहेंगे, मोनार्की। यानी कि मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में आपको क्या है, एक कंपैरेटिव स्टडी करके चलना पड़ेगा, एक तुलनात्मक अध्ययन आपको करके चलना पड़ेगा। और ये जो आपका तुलनात्मक अध्ययन है ये वाकई में आपको बता देगा कि डेमोक्रेसी की कितनी नीड आपको पड़ती है और मोनार्कल जो आपका सिस्टम होता है इसकी खराबियां या इसकी जो वीकनेस होती हैं उनको आप किस प्रकार से क्या है कैलकुलेट करके चलोगे। तो देखिए होता क्या है कि जो आपका डेमोक्रेसी है, पहली बात तो आप ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात यह कि डेमोक्रेसी में एक सेंटेंस आपको कभी नहीं मिलेगा। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस हम आपको देना चाहते हैं। सेंटेंस क्या आपका, किंग इज लो, किंग इज लो। ये सेंटेंस आपको डेमोक्रेसी में नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि डेमोक्रेसी में इसके अगेंस्ट आप एक न्यू सेंटेंस का यूज करके चलते हैं। उसको कहा जाता है कि लो इज किंग, लो इज किंग। बात को समझना है ना। ये सेंटेंस आपका क्या होता है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। कहां पर होता है, लोकतंत्र में, यानी कि डेमोक्रेसी में। यानी कि डेमोक्रेसी में आप राजा की इच्छा को कानून का रूप, ये सेंटेंस नहीं चलेगा। दरअसल जब आप मोनार्कल सिस्टम को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो जो आपका मोनार्की होता है, मोनार्की में यही सेंटेंस आपको यूज होता है। मोनार्की में जो आपका किंग है, किंग अपने आप में एक सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता है और आप कहते हैं कि किंग इज लो। ये सेंटेंस जो आपको मिलेगा कहां मिलेगा, ये मोनार्कल सिस्टम में मिलेगा, यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी की बात करके चलेंगे तो डेमोक्रेसी में आपको ये सेंटेंस यूज करा के नहीं दिखाना है। किंग इज लो वाला सेंटेंस लोकतंत्र में कार्य नहीं करता है, बल्कि लो इज किंग ये वाला जो आपका फेमस सेंटेंस है ये लोकतंत्र में क्या करता है, कार्य करता है। इस सेंटेंस के अलावा अगर आप डेमोक्रेसी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो डेमोक्रेसी में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो आपके लाइफ को काफी क्या बना देते हैं, कन्वीनियंट बनाने का कार्य करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी में आपके पास क्या होता है, आपको फ्रीडम, आपको क्या मिलती है, फ्रीडम आपको मिलती है। डेमोक्रेसी में आपको क्या मिलता है, लिबर्टी आपको मिलती है। ओके, डेमोक्रेसी में क्या है, दुनिया भर के अधिकार यानी कि राइट्स आपको दिए जाते हैं। और इन राइट्स के साथ आप फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप चाहें तो जोड़ के चल सकते हैं। डेमोक्रेसी में आपको जस्टिस मिला रहता है। डेमोक्रेसी में आपको क्या मिला रहता है, जस्टिस आपको मिला रहता है। डेमोक्रेसी में आपको क्या मिलती है, इक्वलिटी आपको मिलती है। डेमोक्रेसी में क्या मिलती है आपको, इक्वलिटी आपको मिलती है। तो कहते हैं कि इतने प्रकार के जो लोकतांत्रिक मूल्य आपके सामने आते हैं, इतने टाइप्स के जो आपके सामने डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपके सामने आती हैं, तो ये आपके लाइफ को काफी कन्वीनियंट बनाने का कार्य करते हैं।
और यही एक बड़ी वजह है कि दुनिया भर के जो आपको पॉलिटिकल थिंकर्स आपको दिखाई पड़ेंगे या दुनिया भर के जो आपको पॉलिटिकल फिलोसफर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, वो मोनार्किकल सिस्टम को जनरली क्या है क्रिटिसाइज करके चलते हैं, उसकी आलोचना करके चलते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है और इसके साथ जाने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मोनार्किकल सिस्टम की बात करेंगे, अगर आप लोग राजतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करने की कोशिश करेंगे, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ना तो आपको फ्रीडम मिलती है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ना तो आपको फ्रीडम मिलती है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ना ही आपको क्या मिलता है, लिबर्टी आपको दिखाई पड़ती है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो आपके राइट्स होते हैं, या अगर मान लीजिए आपने कहा कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी क्या है, ये भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में उस प्रकार से कभी व्यवहार नहीं कर पाते जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर पाते हैं। तो राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उसमें इनकी कोई भी प्रॉपर या वेरी पॉजिटिव कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाई पड़ती है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जस्टिस आपको नहीं मिलेगा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या है, जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। और इन द सेम वे जो आपका मोनार्किकल सिस्टम होता है उसमें इक्वलिटी भी क्या है, आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, इक्वलिटी भी क्या है, आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसी चर्चा का एक पॉजिटिव कंक्लूजन आप ये निकाल के चलेंगे कि दुनिया भर में जितनी भी आपको क्रांतियां मिलती हैं या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो अलग अलग प्रकार के रेवोल्यूशंस आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ये जो रेवोल्यूशंस आपको दिखाई पड़ते हैं इनका मेन फोकस किस साइड में आपको रखना है, तो इनका मेन फोकस आप कहां रख के चलेंगे, ये मोनार्किकल सिस्टम के साथ कोई जुड़ाव नहीं रखेंगी। असल में ये आपको क्या दिलवाने की बात करती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इसलिए एक कंपैरेटिव स्टडी काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाती है कि डेमोक्रेसी ज्यादा इफेक्टिव आपका एक सिस्टम माना जाएगा या जो आपका मोनार्किकल सिस्टम है वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर इस तरीके से आप एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर के चलते हैं तो आपको ये बताना काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि ऐसी क्या वजह है कि दुनिया भर की जो आपकी क्रांतियां हैं उनका जो कंक्लूजन आपको मिलता है, उनका कंक्लूजन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की ओर ही आपको क्यों लेकर के जाता है। क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आपके जीवन को बड़ी बड़ी सुविधाएं कभी नहीं दी जाती हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था हमेशा से मानी गई है जो अधिकारों के धरातल पर आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने का कार्य करती है, आपके व्यक्तित्व को, है ना, आपके व्यक्तित्व को गरिमा देने का कार्य करती है। क्योंकि अगर आप अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे, लिबर्टी का इस्तेमाल करेंगे, या अगर आप लोग अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तो आप दरअसल अपने आप को व्याख्यात कर पाते हैं। और जब आप अपने आप को व्याख्यात करके चलते हैं तो आपके व्यक्तित्व को एक गरिमापूर्ण जीवन क्या है, अपने आप ही क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये आप कहना सीखें कि वजह क्या है कि दुनिया में जितनी भी रेवोल्यूशंस आपके सामने आई हैं उनका जो कंक्लूजन है वो आपको डेमोक्रेसी की ओर क्यों लेकर के जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये बता दिया जाए कि जो आपके रेवोल्यूशंस होंगी वो मेन टारगेट किसको करेंगी, मेन टारगेट करेंगे राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को, और राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं की जो वीकनेस है उनकी आलोचना करके चलेंगी और राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर आपको क्या देने का प्रयास करेंगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था देने का प्रयास करेंगी। अब आगे बढ़ने का तरीका यह होगा कि एक प्राचीन यूनानी और राजनीतिक विचारक आपको दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम क्या है, अरस्तु हैं, और ये जो आपके अरिस्टोटेल हैं ये आपको कुछ बताने का कार्य कर रहे हैं। देखिएगा, अरिस्टोटेल और जो अरस्तु हैं ये आपको बताने का कार्य करते हैं, और ये बताने का कार्य ये करते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी भी सोसाइटी को इस प्रकार से डिवाइड करके चलते हैं, मेरी बात को प्यार से समझना, किसी भी सोसाइटी को अगर आप इस प्रकार से डिवाइड करके चलते हैं, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये समाज का आपने क्या लिया, अपर क्लास लिया, ये समाज का आपने क्या बनाया, अपर क्लास आपने लिया। मान लीजिए ये वाला आपने क्या बनाया, ये किसी भी सोसाइटी का आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये मिडिल क्लास हो गया, ये आपका क्या हो गया साथियों, ये आपका मिडिल क्लास हो गया। और सबसे नीचे आपने क्या लिया, ये आपने लोअर क्लास लिया, सबसे नीचे आपने क्या लिया, लोअर क्लास लिया। क्योंकि अरस्तु पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे राजनीतिक विचारक माने गए हैं जिन्होंने क्रांति को रोकने के उपाय आपको बताए हैं।
और उनका मानना यह था कि रेवोल्यूशन में, देखिए उनका मानना यह था कि अगर किसी भी सोसाइटी में आप अपर क्लास को कैलकुलेट करने की बात करोगे, या किसी भी सोसाइटी में अगर आप लोग मिडिल क्लास को कैलकुलेट करने की बात करोगे, या किसी भी सोसाइटी में अगर आप लोग लोअर क्लास को कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो अपर क्लास को तो समाज में अलग अलग प्रकार के विशिष्ट अधिकार मिले रहते हैं। तो जब अपर क्लास को समाज में अलग अलग प्रकार के विशेष अधिकार मिले रहते हैं, तो वो कभी भी अपने विशेष अधिकारों को खोना नहीं चाहता, या वो कभी भी अपने विशेष अधिकारों को क्या है ना, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करवाना चाहता है। और समाज का जो आपका सबसे निम्न वर्ग होता है, जिसको आपने लोअर क्लास कहा है, तो लोअर क्लास कभी भी अपने अधिकारों की डिमांड नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले से काफी क्या है, दबा हुआ है, काफी क्या है, कुचला हुआ है। तो राजनीतिक विचारक आपको यह समझाने की बात करते हैं कि जब आप रेवोल्यूशन को कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो परिवर्तन कराए जाने संबंधी जो बड़ी जिम्मेदारी आप उठा के चलता है, वो समाज का क्या होता है, आपका मिडिल क्लास होता है। और जिस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपको कैलकुलेट करके चलना है, और जिस तरीके से फ्रांस की सोसाइटी को आप लोग कैलकुलेट करके चलेंगे, तो फ्रांस की सोसाइटी में एक मिडिल क्लास आपको बना करके चलना पड़ेगा, और वो जो आपका मिडिल क्लास होगा वही फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपना मेजर रोल प्ले करेगा। मैंने अरस्तु का जिक्र क्यों किया, क्योंकि अरस्तु जब क्रांति संबंधी बातों को कह रहे थे, यहां देखिए दो बातें हैं। एक बात तो सामान्य तौर पर यह है कि अगर आप किसी भी रेवोल्यूशन की बात करेंगे, तो रेवोल्यूशन में जो बड़े परिवर्तनों को उठाने की जो जिम्मेदारी है, या बड़े परिवर्तनों को आधार बना करके व्यवहार करने की जो बड़ी जिम्मेदारी है, वो मिडिल क्लास उठाता है। यानी कि मिडिल क्लास एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करके चलता है। ये इस बात का क्या सामान्य धरातल है। लेकिन जब अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचारों का प्रस्तुतिकरण आपके सामने किया, तो दरअसल अरस्तु क्रांति संबंधी विचारों के प्रस्तुतिकरण के धरातल पर मध्यम वर्ग को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के चल रहे थे। और मध्यम वर्ग को जो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी, तो उनका मामला थोड़ा अलग बना, और उनका मामला ऐसे बना कि मध्यम वर्ग को हमेशा क्या है, अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना पड़ेगा। और इस बैलेंस के क्रिएशन का मतलब यह होगा कि जब आप अपर क्लास और मिडिल क्लास के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके चलेंगे, तो इस बैलेंस का सही मतलब यह माना जाएगा कि भाई देखिए, ऐसा होता है कि बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं आप मिडिल क्लास को देकर के चलेंगे, और जब आप बड़ी जिम्मेदारियां मिडिल क्लास को देकर के चलेंगे, तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा यह होगा कि जो आपका लोअर क्लास है ना, वो अपने आप को ज्यादा दबा हुआ महसूस नहीं करेगा। और जब लोअर क्लास अपने आप को ज्यादा दबा हुआ महसूस नहीं करेगा, तो आपको क्रांति वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि अरस्तु खुलकर यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि मिडिल क्लास को हमेशा बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, टैक्स देना पड़ेगा, सरकार के साथ एक मेजर को आपका जो है कोऑपरेशन करके चलना पड़ेगा, ताकि लोअर क्लास कभी इस बात को महसूस ना कर पाए कि हम ज्यादा क्या है, दबे हुए हैं, ज्यादा क्या है, कुचले हुए हैं। तो यहां आप अपने आप को कंफ्यूज करके नहीं चलेंगे। मैंने दो बातें आपके सामने रखी हैं। एक बात तो सामान्यतः ये कैलकुलेट होकर के चलती है कि अगर आप किसी भी क्रांति को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन ये जो आपका मध्यम वर्ग होता है, मध्यम वर्ग की ओर से किया जाता है। लेकिन अरस्तु इसी मध्यम वर्ग को एक विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी देने की बात कर रहे थे, और इस जिम्मेदारी का मतलब ये है कि उन्होंने मध्यम वर्ग को अप्रोच करते हुए समझाने की कोशिश की है कि भैया आपको ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी, और आप जो ज्यादा जिम्मेदारियां उठा करके चलोगे, उसका मतलब यह होगा कि जो लोअर क्लास है, ये अपने आप को कभी भी दबा हुआ या अपने आप को बहुत ज्यादा कुचला हुआ महसूस नहीं करेगा। और टैक्स देने की जो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी अरस्तु ने दी है, वो किसको दी है, मिडिल क्लास को ही दी है। इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन यहां पे क्या है, करके चलते हैं। ठीक है, एक मिनट है, इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन क्या यहां पर करके चलेंगे। तो मैंने दो बातें आपको यहां तक बताई हैं। एक तो हमने क्या है कि एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करके चले, और जो तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है, तो उस तुलनात्मक अध्ययन का एक कंक्लूजन हमने किस रूप में निकाला। हमने ये समझा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर लोक तंत्र को अपनाना या लोकतंत्र के साथ जाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सेकंड बात हमने आपको यह बताया कि क्योंकि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की यहां पर कैलकुलेशन करके चलनी थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रांस की सोसाइटी आपको दिखाई पड़ेगी, उसमें मध्यम वर्ग का एक मेजर रोल आपको दिखाई पड़ता है। तो मैंने मध्यम वर्ग को आपको कैलकुलेट कराना सिखाया है कि मध्यम वर्ग के बारे में आप किस प्रकार के जो डिस्कशन हैं वो आप लेकर के चलेंगे। थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, आइए।
और मध्यवर्ग को लेकर के जो कैलकुलेशन हमने आपके सामने की है उसमें मैं फिर वही आपको कहूंगा कि आपको अननेसेसरी वे में अपने आप को कंफ्यूज करके नहीं चलना है। अरस्तु का मामला अलग है और बाकी राजनीतिक विचारकों का मामला अलग है। मैंने दोनों मामले क्या हैं आपके सामने यहां पर रख दिए हैं। ठीक है, अब एक मान लीजिए मैंने क्या कहा आपके सामने, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, तो ये जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, एक तो डेट आपको लेकर के चलनी पड़ेगी और डेट जो आप लेकर के चलेंगे वो क्या होगा आपका 14 जुलाई 1789। यानी कि फ्रांस की क्रांति के साथ अगर आपको कोई एग्जैक्ट डेट और टाइम अगर आपको जोड़ के चलना पड़ेगा तो क्या बनेगा आपका 14 जुलाई 1789 आपका यहां पे बन जाता है। अच्छा, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, इसका एक कंक्लूजन शुरू में ही हम आपको बताना चाहेंगे और जो कंक्लूजन स्टार्टिंग में हम आपको बताना चाहेंगे, इसने पूरे वर्ल्ड को क्या लेसन टीच कराया। इसने कराया कि भी अगर आप फ्रीडम के अकॉर्डिंग व्यवहार करने की बात करेंगे तो अच्छी बात होगी। आपको इक्वलिटी के साथ भी जाना पड़ेगा। आपको किसके साथ जाना पड़ेगा, इक्वलिटी के साथ भी आपको जाना पड़ेगा और आपको फ्रेटर्निटी के साथ भी आपको जाना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी के साथ भी क्या आपको जाना पड़ेगा। यानी कि फ्रांस की क्रांति की जो आदर्श शब्दावलियां आपको दिखाई पड़ती हैं उसमें आपको फ्रीडम जोड़ के चलना पड़ेगा, उसमें आपको इक्वलिटी आपको जोड़ के चलना पड़ेगा और उसमें क्या है फ्रेटर्निटी आपको क्या जोड़ के चलना पड़ेगा। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति की आदर्श शब्दावलियां हैं और इनके संदर्भ में फ्रांस की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन टीच कराने का प्रयास किया है। तो डेट हमने आपको बता दी और हमने कुछ क्या है शब्दावलियां आपके सामने जोड़ के यहां पे दिखाई हैं। अच्छा, जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पे आपको एक मोनार्क जोड़ के चलना पड़ेगा। एक मोनार्क आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। मोनार्क आप कह सकते हैं या एक राजा आप कह सकते हैं, किंग आप कह सकते हैं और इसको क्या कहेंगे, लुईस 16 आपको कहना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लुईस 16 आपको कहना पड़ेगा। और ये जो आपका लुईस 16 है, यहां एक बात और याद रखना, एक डायनेस्टी आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी, एक वंश आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। वो वंश क्या माना जाएगा, डायनेस्टी क्या मानी जाएगी, उसको आप कहेंगे बोरबोन। ये किससे संबंधित है, ये बोरबोन डायनेस्टी से क्या है संबंधित है। तो कई बार क्या होता है कि आपको जो एग्जामिनर है फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन है, राजा कौन है, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करने का प्रयास करता है। डेट आपके सामने क्या है कई बार जनरेट की जाती है, आदर्श शब्दावलियां भी आपसे पुटअप की जाती हैं और आपको यहां पर लुईस 16 का नाम तो आपको बता के चलना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा कि ये जो आपका संबंध किससे रखता है, तो आप कहेंगे बोरबोन डायनेस्टी। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट कई बार क्या है बनता भी रहता है। अब कहानी क्या है, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसका जनरेशन हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा फ्रांस के अंदर आपको जाना पड़ेगा। और ऐसा माना गया है कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो सबसे जो एडवांस सोसाइटी है वो अमेरिका की सोसाइटी को माना जाता है। लेकिन फ्रांस के पास भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फ्रांस की सोसाइटी को जब आप कैलकुलेट करने की बात करोगे तो फ्रांस की सोसाइटी भी काफी एडवांस सोसाइटी मानी जाती है। अब यहां पर कहानी क्या है, यहां पर कहानी क्या है, कहानी बनाते हैं इन चीजों को थोड़ा, ये बहुत हल्के हल्के रेफ्लेक्शंस हैं जिन चीजों को मैंने आपके सामने क्या है इस्टेब्लिश करने की बात की है। ओके, आपको करैक्टर का नाम भी बताना पड़ेगा, आपको डायनेस्टी का जिक्र भी करके चलना पड़ेगा, आपको फ्रांस की क्रांति की जो आदर्श शब्दावलियां हैं है ना उन पे भी आपको जाना पड़ेगा, आपको डेट भी बता के चलनी पड़ेगी। तो ये तो सवाल आपसे क्या है यूके ट्रिपल की बात आप करेंगे या यूके पीएससी की बात करेंगे, ये क्वेश्चन तो आपसे क्या है पुटअप किए जाते हैं, ये क्वेश्चन तो आपसे पुटअप किए जाते हैं। अब हम कुछ नया खेल खेलते हैं। यहां पर एक तरफ आप किसको एस्टैब्लिश करेंगे, फ्रांस को, और फ्रांस के सामने आप किसको एस्टैब्लिश करेंगे, ऑस्ट्रिया। एक तरफ क्या होगा आपका फ्रांस होगा और एक तरफ क्या होगा आपका ऑस्ट्रिया होगा। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में आपको क्या दिखाना है, एक वैवाहिक संबंध आपको दिखाना है और जिसको हम क्या कहते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा, मैट्रिमोनियल रिलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, और दिखाना क्या है कि जो आपकी ऑस्ट्रिया है वहां की जो आपकी क्या है
वहां की जो आपकी प्रिंसेस हैं, जो राजकुमारी हैं, वहां की राजकुमारी के साथ जो आपके लुई 16 हैं, इनका एक वैवाहिक संबंध क्या है, स्थापित होता है। आप लोग जानते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में बड़े बड़े राजवंशों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित होते रहते थे, तो इसमें तो कुछ नया यहां तक तो नहीं है। लेकिन जो इनकी पत्नी है, यानी कि लुई 16 की जो पत्नी है, वो बड़े ही खर्चीले स्वभाव की रही। आए दिन नई नई प्रकार की डिमांड्स करना और उन तमाम प्रकार की डिमांड्स को फुलफिल्ड करना पड़ता था फ्रांस के शासक को। पत्नी लगातार डिमांड करती रही और फ्रांस के जो शासक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपनी ही पत्नी की खर्चीली जो मांगे हैं उनकी पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो ये माना गया है कि लुई 16 का खजाना लगभग खाली हो गया। ये थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा, ये थोड़ा अजीब लगता भी है, यानी कि ऐसा कितना बड़ा खर्चा करवा दिया होगा कि एक शासक का जो खजाना है, जो आपका ट्रेजरी है, वो क्या हो गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। आप सोचो। लेकिन बात तो यही है, पत्नी लगातार डिमांड्स करती रही और पति लगातार उन तमाम प्रकार की जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल्ड करते रहे, और इसी प्रोसीजर में, इसी प्रक्रिया में अपना खजाना लगभग खाली कर लिया है। तो जो आपका खाली खजाना है, यानी कि जो आपका ट्रेजर है, जो आपका ट्रेजर है, वो वर्चुअली क्या हो गया है, लगभग में क्या हो गया है, तो वर्चुअली वो क्या हो गया, खाली हो गया है, यानी कि एम्प्टी हो गया है। तो अब आप इसको क्या करना चाहेंगे, इसको फिल करना चाहेंगे, इसको भरना चाहेंगे। तो फिर तरीका क्या बचता, तरीका यही बचता है कि जो आपके पीपल्स हैं, जो आपके लोग हैं, जो आपके पीपल्स हैं, जो आपके लोग हैं, आप उन पर क्या बढ़ा दें, आप उन पर नए नए प्रकार के टैक्स लगाएं और नए नए प्रकार के टैक्स लगा करके अपने खजाने को भरने का प्रयास करें। और यही फ्रांस में उस समय क्या साथियों चल भी रहा था। थोड़ा अलग तो है, लेकिन डिस्कशन स्टार्टिंग में ये आपको जोड़ के चलना पड़ेगा और इसके बिहाफ पे आपको अपनी क्या है रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। फिर तो एक ही तरीका आपके पास बचता था कि अगर आप अपने खजाने को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहते हैं, तो फिर आपको नए नए प्रकार के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे अपने लोगों पर, और टैक्सेस के बिहाफ पर जो आपकी इनकम होगी, उस इनकम से आप अपने खाली खजाने को क्या है फिलअप करने का प्रयास करेंगे। और लुई 16 बिल्कुल ऐसा ही क्या है प्रयास कर भी रहे थे। तो आपको यहां से कंक्लूजन ये भी जोड़ के चलना पड़ेगा कि फ्रांस के जो लोग हैं ना, जो ये टैक्स देने का काम उस समय कर रहे थे, उन लोगों के बीच में जो लुई 16 जैसा करैक्टर है, ये क्या है अनपॉपुलर है, कैसा है अलोकप्रिय है भी। अगर आप अननेसेसरी लोगों पर फाइनेंशियली बर्डन डालने की बात करोगे और अलग अलग प्रकार के टैक्सेस का कलेक्शन करने की बात करोगे, और इससे लोगों के बीच में क्या है आपके प्रति नाराजगी का माहौल तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन लुई 16 को दिख रहा था अपना खाली खजाना, और खाली खजाने को फिलअप करने का जो मेथड उन्होंने अपनाया, वो मेथड हमने आपके सामने क्या यहां पर बना के दिखा दिया है। अब यहां पर मजे की बात यह भी है कि असल में फ्रांस में अगर हम जुलाई 1789 का टाइम कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो फ्रांस के लोगों के बीच एक अफवाह फैल गई, यानी कि फ्रांस के लोगों के बीच एक रूमर आ गया, एक अफवाह फैल गई। और ये जो आपका रूमर है, जो अफवाह है, इसमें कैलकुलेशन क्या हुई हम आपको बताना चाहेंगे। तो कैलकुलेशन ये हुई कि फ्रांस के लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि लुई 16 जो है ये अपनी सेना का कद बढ़ा रहा है। लुई 16 क्या है, अपनी सेना का कद बढ़ा रहा है। और सेना का कद बढ़ाने का मतलब क्या होगा, तो फ्रांस के लोगों ने ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया कि देख करके ऐसा लगता है कि लुई 16 जो है ये कत्लेआम करवाएगा, लोगों को मरवाएगा। ये कहानी एक अफवाह के रूप में आ जाती है। यानी कि एक तो वो अपनी पत्नी से पहले से ही काफी ज्यादा परेशान है और अपनी पत्नी की मांगों को पूरा करते करते अपना खजाना लगभग खाली कर चुके हैं, और अननेसेसरी लोगों पर क्या है टैक्स का इम्पोजिशन भी ला चुके हैं। लोगों के बीच आप पहले से काफी क्या थे, अलोकप्रिय थे। अब लोगों के बीच में एक रूमर चल रही है, एक अफवाह का माहौल बना हुआ है। और ये जो आपका रूमर है, जो ये आपकी अफवाह है, इसके माध्यम से साफ साफ ये बताया गया कि लुई 16 को देखकर क्या ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूती देने का कार्य किया, तो लोगों ने उस मजबूती को इस रूप में कैलकुलेट किया कि भैया यहां पर क्या होगा, नरसंहार होगा, जीनोसाइड होगा। तो उसके बाद में फ्रांस के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को अपनाया, और फ्रांस के लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को अपनाने का कार्य किया उसको आप कहेंगे मिलिशिया।
और ये जो आपका मलेशिया है ना, ये हमारे यहां भी कैलकुलेट होता है। अगर आप ऋग्वैदिक सोसाइटी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो मलेशिया जैसा कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड है उसमें कबीलाई समाज आपको दिखाई पड़ता है। तो कबीले के जो आपके सरदार होते हैं उनको जनस्य गोपा उस समय कहा जाता है। तो जनस्य गोपा एक मलेशिया जैसी व्यवस्था को अपना करके चलते थे। और मलेशिया जैसी जो व्यवस्था है ये कोई नियमित सेना तो नहीं होती थी, लेकिन इसमें लोग अपनी इच्छाओं को आधार बनाते हुए शामिल हुआ करते थे और अपने कबीले की सुरक्षा के संदर्भ में जनस्य गोपा का कोऑपरेशन करके चलते थे। बिल्कुल ऐसा ही कहां पर हुआ? फ्रांस में हुआ। जुलाई 1789 में फ्रांस के लोगों ने मलेशिया जैसी व्यवस्था को अपनाया और मलेशिया जैसी व्यवस्था को अपना करके अपनी इच्छाओं को आधार बना करके एक मिलिट्री तैयार कर ली, एक सेना तैयार कर ली। और इस सेना का सामना किसके साथ होना था? लुई 16 की सेना के साथ होना था। कमाल की बात है, सब कुछ एक अफवाह के धरातल पर ही चल रहा है। मलेशिया जैसी व्यवस्था के माध्यम से लोग बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो गए। एक मिलिट्री आपने तैयार कर दी और जो आपने मिलिट्री तैयार कर दी उसका सामना किसके साथ होना था? रॉयल आर्मी के साथ होना था। कमाल की बात है। और इन्होंने कार्य क्या किया? फ्रांस में अगर आप जाएंगे तो एक प्रिजन आपको मिलेगी। फ्रांस में अगर आप जाएंगे तो एक प्रिजन आपको मिलेगी। यह कई बार आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसको कहते हैं बास्टील। इसको आप क्या कहेंगे? बास्टील की जेल कहेंगे। और ये जो आपका बास्टील की जेल है इसी के साथ वो डेट आपको जोड़ के चलना है, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 की डेट आपको क्या है? जोड़ के चलना है। अब जो मलेशिया जैसा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, तो मलेशिया जैसा जो आपका कॉन्सेप्ट है, मलेशिया जैसा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा? वो इस प्रिजन पर क्या है? एक अटैक करता है। यानी कि इस प्रिजन पर क्या है साथियों? एक आक्रमण किया गया। हालांकि इस बास्टिल की जेल में केवल 7 पर्सन ही आपको दिखाई पड़ते हैं। 7 पर्सन ही आपको दिखाई पड़ते हैं जिनको क्या कराया गया? जिनको आजाद कराया गया, जिनको क्या कराया गया? रिलीज कराया गया। लेकिन आप इस बात को ऐसे लेकर के चलेंगे कि इससे फ्रांस के लोगों का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा। डजंट मैटर कि आपने एक जेल पर आक्रमण किया, जेल को आपने नष्ट भी कर दिया, जिन 7 कैदियों को, मात्र 7 लोगों को आपने आजाद कराया, तो नंबर तो आपको काफी छोटा यहां पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस कदम से फ्रांस के लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी क्या हुआ? बिल्डअप हुआ। अब फ्रांस के लोगों को यह लगने लगा है कि अगर हमने ये कार्य भी कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि हम लुई 16 की जो सेना है उसका भी सामना क्या है? कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहां पे क्या धीरे धीरे वो तमाम प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो आपके सामने आने क्या है? स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो आपका 14 जुलाई 1789 का समय है, इसी को फ्रांस कैसे मनाता है? एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाता है। फ्रांस अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो इसी डेट को क्या है? बना के चलता है, क्योंकि इसका संबंध किसके साथ है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ लगाया जाता है। अब यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सोसाइटी ऑफ फ्रांस। अब थोड़ा हम धीरे धीरे क्या है? गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। सोसाइटी ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस के समाज को क्या है? आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और फ्रांस के समाज की जो कैलकुलेशन होंगी उसमें एक ये ट्रायंगल आपको बनाना है। और जब आप ट्रायंगल बनाने की बात करेंगे तो सारा का सारा मामला क्या है? इसी के अंदर आपको क्या है? लेकर के चलना है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट क्लास है, यानी कि जो आपका अपर क्लास जिसको आप कहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे? अपर क्लास कहेंगे। तो जो आपका अपर क्लास आपको नजर आएगा उसको कहेंगे क्लर्जी। CLERGY, क्लर्जी। अगर आपको क्लर्जी नहीं कहना है तो आप इसको क्या कह सकते हैं? आप इसको चर्च भी कह सकते हैं। यानी कि चर्च से जो संबंधित आपके लोग हैं वो सबसे अपर क्लास माना जाता था फ्रांस की सोसाइटी में। और इनको, ये जो है, इनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। यानी कि ये इनका एक विशेष अधिकार है कि भैया साफ साफ कहा गया कि आप स्टेट को क्या है? टैक्स पे नहीं करेंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड क्लास आपको यहां पे मिलेगा, तो सेकंड क्लास में क्या होगा आपका? सेकंड क्लास में हम सीधा जोड़ के चलेंगे कि जो आपका बोरबोन डायनेस्टी है, जो आपका बोरबोन डायनेस्टी है, तो बोरबोन डायनेस्टी जो आपको मिलेगा उससे संबंधित जो आपके लोग हैं वो किस में आएंगे? वो आपके सेकंड क्लास में आएंगे। तो सेकंड क्लास का मतलब क्या होगा? आप एक तरीके से रॉयल फैमिली का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे? आप एक प्रकार से रॉयल फैमिली का यहां पर क्या है? जिक्र करके चलेंगे।
अब सबसे जो आपका नीचे वाला क्लास है, तो नीचे वाले क्लास की भी क्या है, 3 प्रकार की लेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगी। इसको हम 1 बना लेते हैं और इसको हम क्या बना लेते हैं, 2nd बना लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने क्या कहा, बी कहा, इसको मैंने क्या कहा, सी कहा। तो ए में क्या क्या आएंगे, बिजनेसमैन आपके आएंगे, बिजनेसमैन आपके आएंगे, और मर्चेंट्स आपके आएंगे। ये किस में आएंगे, ये सबसे निचली वाली क्लास है, लेकिन सबसे निचली वाली क्लास की जो सबसे अपर लेयर है उसमें आपको बिजनेसमैन आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, मर्चेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या रहेगा, इस वाली में क्या रहेगा, तो इस वाली में आपको क्या मिलेंगे, इस वाली में एक तो आपको फार्मर्स आपको लेकर के चल रहे हैं, यानी कि किसान आपको लेकर के चल रहे हैं, और एक आपको क्या लेकर चल रहे हैं, आर्टिसंस आपको लेकर चल रहे हैं। आपको क्या लेकर चल रहे हैं, आर्टिसंस आपको लेकर के चल रहे हैं। और सबसे जो निचली वाली परत दिखाई पड़ेगी इसमें आपको क्या दिखाना है, लैंडलेस पीपल आपको दिखाना है, जिनके पास क्या है, जमीनें नहीं है। और इसी में आपको क्या दिखाना है, लेबर क्लास आपको दिखाना है। इसी में आपको क्या दिखाना है, लेबर क्लास आपको दिखा के चलना है। तो कहानी यह है, ये पूरा फ्रांस का एक सोशल स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बनाया है। और ये जो फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर है, इसके बिहाफ पे ही क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जनरेशन आपको क्या है, प्रमाणित करके चलना पड़ेगा। तो जो आपका रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली के बारे में भी साफ साफ कहा गया है कि भी आपको टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स, है ना, क्योंकि आप तो क्या है, आप तो उस राजवंश के साथ संबंध रखते हैं जिसका शासन किस पर बना हुआ है, फ्रांस पर बना हुआ है। तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। यानी कि ये जो आपकी 2 क्लासेस हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, जिसमें क्लर्जी है, चर्च है, और जो आपका बोरबोन डायनेस्टी है, इनसे संबंधित जो लोग होंगे, तमाम प्रकार के जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, इन्हीं को आपने दे रखे हैं। टैक्स इनको बिल्कुल भी नहीं देना है। यानी कि ये बहुत ही अच्छा जीवन उस समय क्या है, वहां व्यतीत कर रहे थे। तो टैक्स का बर्डन किस पे आएगा, तो टैक्स का बर्डन जो आएगा, तो टैक्स आपका कहां जुड़ेगा जी, टैक्स हम लोग जोड़ के चलेंगे कि ये जो हम यहां पे दिखा पा रहे हैं, सबसे निचली वाली क्लास जो आपने दिखाई, और उसके भी 3 प्रकार के वर्ग आपने लिए, तो टैक्स तमाम प्रकार का किसको देना है, ये टैक्स इनको दे करके चलना है। ये टैक्स क्या है, इनको देकर के चलना है। और वही मैं आपको स्टार्टिंग में बता भी रहा था कि फ्रांस की क्रांति में, हालांकि ये देखने से ऐसे लगता है कि सबसे निचला वर्ग है, लेकिन फ्रांस की क्रांति में आप ये मान के चलेंगे कि ए, बी और सी में जो सेक्शंस हमने यहां पर डिवाइड किए हैं, यही सेक्शन क्या करेंगे, फ्रांस की क्रांति में एक मेजर रोल प्ले करके चलेंगे, सबसे बड़ा रोल। क्योंकि दुनिया भर का जो बर्डन है, दुनिया भर की परेशानियों का जो सामना है, वो इसी क्लास को करके चलना है। तो ये तो खैर आनंदमय स्थिति में है, तो इनको तो किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं चाहिए होगा। लेकिन ये ए, बी, सी में जो हमने सेक्शंस बनाए हैं, बिजनेसमैन आपने लिए, मर्चेंट्स आपने लिए, फार्मर्स आपने लिए, आर्टिसंस आपने लिए, लैंडलेस पीपल्स आपने लिए, और लेबर क्लास आपने लिया, तो ये सारा का सारा क्या होगा, ये फ्रांस की क्रांति को लीड करने का काम करेगा एक तरीके से। यही फ्रांस की क्रांति में क्या है, एक मेजर रोल क्या है, प्ले करके चलेंगे। तो वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप किसी भी रेवोल्यूशन की बात करेंगे या किसी भी रिवोल्ट की आप बात करेंगे, तो ये देखने में मैं फिर वही कहूंगा कि आपको सबसे निचली वाली जो परत है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें ये जो आपका मिडिल क्लास है ना, बी वाला, ये फ्रांस की क्रांति में ये मिडिल क्लास की भूमिका निभाएगा। और ये फ्रांस की क्रांति में क्या है, एक मेजर रोल उस समय क्या करता है, निभाता है। तो कुल मिलाकर के यहां तक का जो आपका डिस्कशन है, यहां तक के आपके डिस्कशन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, और आपको अननेसेसरी अपने आप को कंफ्यूज करके नहीं चलना है। डेट हमने आपको बता दी है, डेट हमने क्या आपको बता दी है, वहां पे जो आपका मोनार्क है उसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, फ्रांस की सोसाइटी को हमने कैलकुलेट कर लिया है, और साथ ही साथ हमने यहां पर ये पूरी कहानी बना ली है कि भी जो फ्रांस की क्रांति के आदर्श शब्दावलियां होंगी उनके बारे में भी आपने अपना डिस्कशन किया है, लगभग आपने पूरा कर लिया है। ठीक है, एक कंपैरेटिव स्टडी भी आपने कर ली है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ जाने में ज्यादा अच्छाई है या आप लोकतंत्र के साथ जाने में ज्यादा अच्छाई है, तो वो भी हमने आपको जोड़ के बता दिया है। और मैंने शुरुआत में ही इस डिस्कशन को आज इस नाते उठाया ताकि आप ये कहना सीख जाएं कि जब आप रेवोल्यूशन को डिस्कस करने की बात करते हैं तो रेवोल्यूशन का जो ज्यादा
रेवोल्यूशन जो है ये टारगेट किसको करेगी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था को करेगी और लेकर के आपको कहां जाएगी? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर क्या है? आपको लेकर के जाती है। थोड़ा डिस्कशन और अलग तरीके से करते हैं, है ना, क्योंकि पार्ट 2 जो मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपके सामने रखने जा रहा हूं कल, तो पार्ट 2 में इस सोसाइटी के आगे का डिस्कशन आपका हो जाएगा। कुछ और मेजर इवेंट्स हैं जो आपके सामने एज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएंगे, तो उनको भी क्या है आपको अपने एग्जामिनेशन में क्या है कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। बास्टिल की जेल पर अटैक जो होता है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में लगातार आपसे पूछा गया है। डेट आपसे पूछी जाती है, डायनेस्टी आपसे पूछी जाती है, मोनार्क आपसे पूछा जाता है, तो वो तो मैंने क्या है आज ही आपको बता दिया है। बाकी जो डिस्कशन है ये आपको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या है समझने में। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन और हम कर लेते हैं, और ये डिस्कशन किस बिहाफ पे होगा देखिएगा। एक तरफ आप किसको एस्टैब्लिश करके चलेंगे? तो एक तरफ आप यहां पर एस्टैब्लिश करके चलेंगे, आपका रहेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति, और एक तरफ हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, और भारत के संविधान में आप क्या लेकर के चलेंगे? प्रियम्बल, दैट मीन्स प्रस्तावना आप लेकर के चलेंगे। और ये जो प्रस्तावना है इसमें कुछ शब्दावलियां आपको दिखाई पड़ती हैं, जैसे आपको क्या क्या दिखाई पड़ता है? इसमें आपको इक्वलिटी आपको दिखाई पड़ती है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है? फ्रीडम आपको दिखाई पड़ता है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है? फ्रेटर्निटी आपको दिखाई पड़ता है। यानी कि हमारी संविधान के प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी जो शब्दावलियां आपको दिखाई पड़ते हैं, इन शब्दावलियों को हमने बोरो कहां से किया है? इन शब्दावलियों को जो हमने बोरो किया है, इन शब्दावलियों को जो हमने उठाया है, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। यानी कि फ्रांस की क्रांति की जो आदर्श शब्दावलियां आपको दिखाई पड़ती है उनका पूरा पूरा प्रभाव आपको कहां मिलेगा? भारतीय संविधान पर आपको मिलेगा। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी शब्दावलियां जो आपके सामने आती हैं साथियों, ये किसकी देन है? ये फ्रांस की क्रांति की ही देन है। तो आज की चर्चा इतनी ही रहेगी, है ना। कल हम आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 उपलब्ध करवाएंगे, और पार्ट 2 के माध्यम से फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने क्या है इस्टेब्लिश की जाएगी। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी हमने आज ही आपको बता दी है, और रेवोल्यूशन का डिफरेंट ग्राउंड भी हमने क्या है आपको समझाने की कोशिश की है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब आप पर्टिकुलर किसी भी रेवोल्यूशन को अप्रोच करने की बात करेंगे तो आपका एक पॉजिटिव बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो सारी बातें हमने क्या आपके सामने यहां पर इस्टेब्लिश कर दी हैं। तो एक बार फिर दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों को 18 अगस्त के संदर्भ में, है ना, हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और वही कहना चाहेंगे कि हंसते रहना है और अपने आप को रिवाइज कराते रहना है, नई चीजें कम से कम जोड़ेंगे, ठीक है। और प्रॉपर ये नहीं कहेंगे कि हमको डू एंड डाई के साथ जाना है। मैं फिर वही कहूंगा, आपको अपने आप को केवल यही कहना है कि जो होगा देखा जाएगा। पेपर की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़नी है, लैंग्वेज के बिहाफ पे क्वेश्चन की डिमांड निकालनी है, और हर ऑप्शन को अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चलना है। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन बार बार नहीं दिए जाते। आप तो ये मान के चलो कि ये आपका लास्ट एग्जामिनेशन है, इसी में आपको अपना कल्याण सुनिश्चित करके चलना है, बहुत बढ़िया करके आना है, बेहतरीन तरीके से करके आना है, और किसी भी प्रकार के अनावश्यक दबाव में नहीं आना है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।